नमस्कार दोस्तों, माटी की सुगंध एवं तीसरी आग चैनल में आप सभी का स्वागत है। बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि हम सभी गुलाम हैं, लेकिन एक यकीन नहीं हुआ करता था। लेकिन कुछ लोग हैं जो कि भारतीय परिवार से हैं और उन्होंने इस तथ्यों को उजागर किया कि किस तरीके से हम लोग गुलाम हैं और आज भी हम लोग कैप्चर है। जी हाँ दोस्तों, हम लोग एक आर्थिक तरीके से गुलाम हैं और कुछ नहीं कर सकते। अगर पैसे की कमी हो जाए और भारत में सब कुछ रहे तब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हमारे हाथ बंध से जाते हैं और कितनी भी आपके अंदर योग्यता हो आप कुछ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मंदी आ जाती है। इस तरीके से बहुत सारी परेशानी आ जाती है। तो हमारे बीच में शिवांग जी है। शिवांग जी, आपका स्वागत है। जी नमस्कार। कृपया आप अपने परिचय में कुछ बताएं। परिचय तो ऐसा कोई बहुत उस तरीके का लंबा चौड़ा तो कोई परिचय नहीं है। बस ये है कि जब देश में कुछ परिवर्तन की आवाज़ चल रही थी, कुछ समय पहले जब आंदोलन चल रहे थे, तो उस समय हम लोग अपने घर से निकले थे कि कुछ शायद परिवर्तन होगा। और जब उन चीज़ों को समझ आया कि उनसे नहीं हो पाएगा, तो फिर अध्ययन करा कई चीज़ों पे, तब अर्थव्यवस्था समझ आई। अर्थव्यवस्था समझ आई तो उसके बाद वो किताब लिखने की प्रक्रिया शुरू हुई, जिसके बारे में अभी आपने जिक्र किया, बैंकों का मायाजाल। और उसके बाद से ही संगठन की शुरुआत हुई। भारतीय परिवार जो आज संगठन है, उसकी शुरुआत हुई कि भाई इस विचार को समाज तक लेके जाना और उसमें से कुछ ऐसे लोगों को बाहर निकालना जो सचमुच में एक संगठन बना के इसके लिए काम कर पाए। एक तो बात हो गई कि भाई हम इस विचार पे सिर्फ बातचीत करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बस अपनी बात पहुंचा दे। लेकिन बात पहुंचाने के बाद क्या, अगर इस बात को आपको समाज में स्थापित करना है तो उसके लिए कुछ सिस्टम बनाना पड़ेगा, एक संगठन बनाना पड़ेगा। वो संगठन उसके लिए कार्य करेगा, उस काम के लिए एक लक्ष्य निर्धारित करेगा, एक रणनीति बनाएगा कि भाई इस प्रकार से ये चीजें करी जा सकती हैं, तो भारत में परिवर्तन सच में आ पाएगा। तो उसको ही देखते हुए एक संगठन का निर्माण किया, और उस संगठन के निर्माण में जितनी भूमिका, जितना निभाया जा सकता है अपनी भूमिका को, वो मैं अपनी भूमिका निभा रहा हूँ उसके अंदर। और सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे साथ के जितने भी हम लोग साथी हैं, वो सभी इस चीज में अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। जी, तो यही एक परिचय है। शिवांग जी, अभी हम देख रहे हैं कि समाज में द्वेष, घृणा और कई तरीके से क्राइम बढ़ रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है। इसके लिए आप लोगों के मत से एक पर्टिकुलर चीज जिम्मेदार है, जो कि है आर्थिक गुलामी। थोड़ा इस आर्थिक गुलामी के बारे में आप थोड़ा विस्तार से समझाएं। आर्थिक गुलामी के ऊपर, जी जी, आर्थिक गुलामी का देखिए, जैसे कि एक समय ऐसा था जब कोई एक राजा दूसरे राजा से लड़ाई करने के लिए जाता था। सिर्फ इसलिए जाता था कि भाई तुम्हारे क्षेत्र में जितना अधिकार है, जितने क्षेत्र के ऊपर तुम्हारा अधिकार है, उस क्षेत्र के ऊपर अधिकार करने के लिए मैं आया हूँ और मैं तुमसे युद्ध करना चाहता हूँ। ये भारत की परंपरा थी कि राजा राजा से युद्ध करता था, प्रजा के बीच में नहीं जाता था, प्रजा के बीच में लूटमार नहीं किया करता था। इसीलिए आप देखेंगे तो भाई भारत के अंदर राजा किले बनाया करते थे, बड़े बड़े किले बनाया करते थे। वो प्रोटेक्शन गांव की उस तरीके से नहीं थी, लेकिन किले बनाया करते थे बहुत मजबूत, क्योंकि एक राजा दूसरे राजा से ही लड़ने जाता था। तो जब एक राजा दूसरे राजा से लड़ने जाता था तो भाई कहता था कि मैं तुमसे युद्ध करूंगा, तो वो एक सीधा आमने सामने का युद्ध होता था। और उसके आधार पर निर्णय हो जाता था कि भाई ये राजा इस पे राज करेगा या फिर ये राजा उसकी भी सीमा को अपने पास अंदर ले लेगा जिसके ऊपर आक्रमण हुआ है। लेकिन क्या हुआ कि जब जिन लोगों के बारे में हम बात करते हैं, या अक्सर बैंकों का मायाजाल के अंदर भी जिनका जिक्र है, कि भाई वो लोग दुनिया के ऊपर अपना शासन स्थापित करना चाहते हैं, तो एक बार उन्होंने ये कार्यक्रम करके देख लिया था कि भाई दुनिया के ऊपर हम ताकत से कब्जा करना चाहें। तो जो अलेक्जेंडर था, उसके बारे में आप सबने सुना होगा। अलेक्जेंडर जब भारत में आया था तो वो इन्हीं की ब्लड लाइन में आ, कई साल पहले पैदा हुआ था, इन्हीं लोगों की ब्लड लाइन में। और उन्हीं की ब्लड लाइन में ये लोग आज पैदा हुए हैं जो इंग्लैंड की रानी है, और ये सब लोग। तो उसका भी यही एक मकसद था कि भाई मुझे दुनिया के ऊपर शासन करना है। लेकिन वो वहां से तो चलता हुआ आया था, ग्रीस से, मैसेडोनिया से। वो जीतता हुआ आ गया था, परिचय जीत लिया था उसने, यहाँ की सारी चीजें जीतता हुआ आ रहा था। लेकिन भारत की सीमा पे पहुंचते ही उसे हार का सामना करना पड़ा था। जो हमारे राजा थे पुरु,
शुरू से इनको हार का सामना करना पड़ा था अलेक्जेंडर को। तो उस समय एक चीज इन लोगों को समझ आई कि भाई अगर हम ताकत से लड़ने जाएंगे तो हारेंगे, क्योंकि भारतीय लोग वीर हैं, वो पीछे नहीं हटते, अगर सामने दुश्मन दिखाई दे जाए तो फिर लड़ेंगे ना। तो उनको एक चीज समझ आ गई कि भाई ऐसे तो नहीं जीत सकते, अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है। तो फिर प्रक्रिया में आगे चलते चलते जब उन्होंने देखा कि भाई अगर किसी से हम सीधा लड़ने जाते हैं तो उसमें हार हो सकती है हमारी, या फिर लोग विद्रोह कर दे, अगर आपने राज भी कर दिया सामने रह के तो लोग विद्रोह कर सकते हैं। तो फिर आगे चल के उन लोगों ने अपनी रणनीति में थोड़ा सा बदलाव किया। रणनीति में बदलाव क्या किया कि भाई समाज को आर्थिक रूप से गुलाम क्यों नहीं बनाए। ठीक है, आर्थिक रूप से अगर अर्थव्यवस्था आपके हाथ में आ गई है तो देश की हर व्यवस्था आपके हाथ में है। लोग आपस में कैसे बात भी करेंगे, लोग आपस में कैसे खाएंगे, क्या पिएंगे, वो आप हर हर क्या पहनेंगे, हर चीज अर्थव्यवस्था से आप निश्चित करेंगे। तो उन्होंने अर्थव्यवस्था अपने हाथ में लिया और उसकी एक पूरा एक सिस्टम बनाया उसका। ऐसे ही हवा में नहीं चीज चलाई, उसका एक सिस्टम बनाया। जो बैंकिंग का एक पूरा सिस्टम शुरू हुआ था, वो एक सोनारी से शुरू होते हुए धीरे धीरे बैंक बनाए उन्होंने। वो बैंक को उन्होंने सरकार से किसी भी तरीके से संधि करके सबसे पहले ब्रिटेन में किया कि भाई राजा से इस बात पे शर्त पे उन्होंने राजा को कर्ज दिया बैंक से कि भाई तुम हमें अधिकार दो कि आगे से इंग्लैंड के पैसे छापने की ताकत हमें ही दोगे, तुम नहीं बनाओगे। ठीक है, तो कुछ शर्तें उनसे लिखवाई और ऐसे एक एक करके उन्होंने अपने बैंक स्थापित करे ताकि पैसे बनाने का अधिकार उनके हाथ में आ जाए, एक देश का, सरकार के पास ना रहे। तो आज आप देखो तो मुख्य रूप से जो भी देश हैं, बड़े बड़े देश हैं, अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है, और लगभग सारे देशों में, दो तीन देशों को छोड़ के, जैसे ईरान हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया, उनके अंदर अभी ये प्रक्रिया नहीं शुरू हो पाई, लेकिन ज्यादातर देशों में सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम है। रिजर्व, जैसा हमारा रिजर्व बैंक है, ऐसी एक फेडरल रिजर्व बैंक है, जापान में भी है, सब जगह एक एक सेंट्रल बैंक बनवा दिया। उस सेंट्रल बैंक क्या काम ये है कि भाई वो पैसे का रेगुलेशन करता है, पैसे का बनाने की प्रक्रिया उसने अपने हाथ में ले ली। तो ऐसे ही हमारे देश में भी बनाया गया एक बैंक, ऐसे ही कई देशों में बैंक बनाया गया, उस बैंक के माध्यम से अर्थव्यवस्था अपने हाथ में ले ली और उसके ही माध्यम से आर्थिक गुलामी, जो आपने प्रश्न पूछा, वो आर्थिक गुलामी वहीं से स्थापित करी। उस पैसे की प्रक्रिया से, पैसे बनने की प्रक्रिया पूरी एक है कि भाई कर्ज आधारित पैसा बनाते हैं ये लोग, हर पैसा कर्ज पर ही बनता है और उसके ऊपर ब्याज भी लेते हैं, ब्याज आधारित पैसा है। आप जितना भी पैसा सरकार अपने बजट में लेके आती है वो सारा कर्ज पर लेती है, एक एक पैसा, सरकार अपना खुद का पैसा नहीं बनाती। आप ऐसे समझ लीजिए जैसे आप भारत सरकार है और मैं हूँ रिजर्व बैंक, और आपको अगर अपनी जनता में पैसा खर्चना है तो आप अपना खुद का पैसा नहीं बना सकते, आप मुझसे कर्ज पर मांगेंगे, कर्ज पर। आप मुझसे बिना कर्ज का पैसा भी मांग सकते हैं। जैसे बहुत से लोग इस बात में कंफ्यूज होते हैं कि भाई रिजर्व बैंक भी तो भारत सरकार के अंडर ही आता है, तो रिजर्व बैंक ने बना के दे दिया तो दिक्कत क्या है। दिक्कत कोई नहीं, दिक्कत ये है कि मैं कर्ज पर देता हूं आपको। ठीक है, मैं आपको ऐसे पैसा नहीं दे रहा हूं कि अपना समझ के पैसा दे दिया और खर्चो, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको पैसा इस शर्त पे देता हूं कि मुझे ब्याज सहित वापस करना है आपको। समझ रहे हैं, आप ही के देश का रिजर्व बैंक आप ही से ये कह रहा है कि मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूं और मुझे ब्याज सहित वापस कर देना। ठीक है, और वो ब्याज की प्रक्रिया ऐसी है कि ब्याज कभी बनता नहीं है। ब्याज उस पैसे में से मांग लिया जाता है जो बहुत बड़ी मात्रा में लोन पे बांट दिया जाता है, उसमें से ब्याज मांगा जाता है और वो उतना ब्याज कभी होता नहीं है। तो आप देखेंगे तो बहुत बड़ी मात्रा में लोग कर्ज के अंदर रहते हैं पूरी दुनिया के अंदर। इसलिए पूरे दुनिया के जितने देश हैं उन सबके ऊपर कर्ज है, उन देशों की सरकारों के ऊपर कर्ज है। ठीक है, उन देशों की राज्य सरकारों के ऊपर भी कर्ज है, भारत के ऊपर कर्ज है, भारत की राज्य सरकार है उनके ऊपर भी कर्ज है, उन राज्यों के अंदर रहने वाले व्यापारियों के अंदर भी कर्ज है, उन्हीं राज्यों के रहने वाले अंदर आम लोगों के ऊपर भी कर्ज है, जो नौकरी पेशा करने वाले लोग हैं, उसी राज्य के अंदर रहने वाले किसान, मजदूर, हर एक के ऊपर कर्ज है, छोटे बच्चे के ऊपर। हाँ, तो ये कर्ज मतलब हो कैसे जाता है। लोग बोलते हैं कर्ज है तो क्या दिक्कत है, बात उसकी नहीं है, बात ये है कि आप उसका ब्याज भर रहे हैं, आप उसका ब्याज महंगाई से भरते हैं। हर हर चीज पे जो महंगाई बढ़ जाती है, लोग बोलते हैं कर्ज है तो क्या दिक्कत क्या है। अगर कर्ज है भी किसी पे, कई लोग ऐसे सोच लेते हैं, उसकी दिक्कत ये है कि आप उस कर्ज को भर रहे हो, हर चीज पे भर रहे हो, आप एक एक चीज के ऊपर उस चीज का कर्ज भर रहे हो। आप अगर ये जो लोग बोलते हैं कि भाई टैक्स भरने वाले इतने लोग हैं, टैक्स पूरा देश भरता है, हर चीज पे टैक्स भरता है। आप छोटी सी पेंसिल ले लो, पेंसिल के ऊपर भी टैक्स है।
भाई इनकम टैक्स देने वाले ही तो कम लोग हैं थोड़े से, जो स्लैब में आते हैं, लेकिन जो स्लैब में नहीं आते वो भी तो हर प्रकार का टैक्स दे रहे हैं भाई। आप कोई अपनी किसी के पास अगर छोटी सी स्कूटी भी है या बाइक भी है, स्प्लेंडर या सस्ती बाइक भी है कोई, तो उसके अंदर जो पेट्रोल भरवाता है उसके ऊपर टैक्स नहीं देता क्या व्यक्ति? और सरकार ने जो इतने शराब के ठेके खोले हुए हैं, सरकारी दुकानें, गरीब आदमी शराब भी पीता है, ठीक है, तो उसके ऊपर टैक्स नहीं दे रहा क्या वो? हर चीज के ऊपर टैक्स दे रहा है। तो वो जो टैक्स है वो आप उसकी वजह से भरते हो, जो टैक्स में बढ़ोतरी होती जाती है ना दिन रात। टैक्स कभी भी आप देखो, टैक्स की स्लैब कम नहीं होती है, वो धीरे धीरे बढ़ाते ही जाते हैं। तो जो अब जीएसटी की 28% वाली है, उसको भी ये लोग 30 करने वाले हैं। अब देखो तो इतने सालों में टैक्स बढ़ते बढ़ते ओवरऑल जो टैक्स है, सारा कुल मिलाकर जो टैक्स है, वो 30% तक तो पहुंच जाएगा ना। 28 तक तो पहुंच ही गया है भाई। 100 रुपए अगर आप कमा रहे हो तो 30 रुपए तो आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। इतना तो इतिहास में भी कभी टैक्स नहीं हुआ। जो ये आज के लोग जो बोलते हैं डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी, राजशाही में भी कभी इतना टैक्स नहीं था। हम लोग बात करते हैं, देश भर में घूमे हैं, बहुत लोगों से मिले हैं, तो एक राजा है, ठीक है, उनसे हमारी बातचीत हुई थी, सिरोही के राजा है। तो उनके परिवार में राजा रहे हैं पहले से, तो उनको भी राजा ही बोला जाता है। तो उनसे बातचीत हो रही थी, तो वो बता रहे थे कि भाई भारत में पहले जो राजा थे वो 6% लिया करते थे, ठीक है। 6% से ज्यादा कभी टैक्स नहीं लेते थे कभी भी। और टैक्स ये नहीं था कि भाई सरकार कर्ज पे पैसे बनाती थी तो टैक्स लेना पड़ रहा था राजाओं को। राजा टैक्स इसलिए ले रहे थे क्योंकि भाई देश, उन्हें जितना क्षेत्र उनके अंडर है उस क्षेत्र की रक्षा करने के लिए एक उन्हें कुछ तो चाहिए। क्योंकि राजा का काम क्या है भाई, रक्षा करने का काम है उसका। और रक्षा करने के लिए वो अपने पेट के लिए कुछ नहीं कर रहा है, क्योंकि भाई रक्षा करने के काम में उसे हर समय तैयार रहना पड़ता है युद्ध के लिए। वो अपने पेट के लिए और कोई काम नहीं कर सकता, उसे सिर्फ युद्ध के लिए तैयार रहना है। तो उसे समाज उसे स्थापित करेगा, समाज उस राजा को पोषित करेगा कि भाई तुम चिंता मत करो, तुम लड़ाई के लिए तैयार रहो, हम तुम्हें खिलाएंगे। समाज उस भाव से टैक्स देता था राजाओं को। और उसमें भी एक 6% था, और उसमें भी ये बात उन्होंने बताई कि भाई अगर कभी सूखा पड़ गया, कोई भी अकाल आ गया, कुछ भी दिक्कत है, तो उसके अंदर वो भी माफ कर देते थे, वो भी माफ करवा दिया जाता था, ठीक है। तो ऐसी व्यवस्थाएं चल रही थी। आज उस चीज की लोग आर्थिक गुलामी उसी को तो बोला जाता है कि भाई लोग आर्थिक रूप से पूरे के पूरे गुलाम है भाई। हर व्यक्ति कर्ज के अंदर है और उस चीज की भरपाई कर रहा है। आज अगर कभी किसी ने नहीं सोचा था कि पेट्रोल 100 रुपए का हो जाएगा, 100 रुपए से ऊपर भी चले जाएगा। लोग बातें ही करते थे, आपस में बात करते थे, तो जैसे किसी से बात कर रहे हैं कि भाई कभी 100 रुपए भी हो जाएगा, तो लोगों को लगता था ये तो बोलने वाली बात है, ऐसा वो थोड़ी ना जाएगा, लेकिन हो गया। आज हम लोग कभी बात करते हैं वीडियो में, कभी बताते हैं कि भाई ऐसा भी समय हो जाए कि दाल 300 400 500 रुपए किलो हो जाए, तो वो भी हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है वो, होने को वो भी हो जाएगा। तो हम उस चीज से इन चीजों को भर रहे हैं। मंदी आती है उसकी वजह से, ये जो पूरी आर्थिक गुलामी है इसकी वजह से मंदी आ जाती है। मंदी आने के बाद लोगों की नौकरियां चली गई, अभी नौकरियां जा रही है लोगों की, नौकरियां खत्म है बिल्कुल। लोग बाहर खर्चा नहीं कर रहे, खर्चा नहीं कर रहे तो दुकानें नहीं चल रही, दुकानें नहीं चल रही, व्यापारी वर्ग पूरा खत्म हो चुका है। आप किसी भी व्यापारी से जाके बात करो, जिनके जो पारंपरिक व्यापार चल रहे थे, भाई किसी का काम है कोई झाड़ू बनाने का काम है, किसी का जो आम रोजमर्रा के काम, तो बहुत बड़े व्यापारियों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो एक छोटा व्यापारी था वो खत्म है बिल्कुल, उसका कोई सामान नहीं है, कुछ नहीं है। तो उनको, समाज को वहां लेके जाना है। ऐसा नहीं है कि अचानक से कोरोना वायरस आ गया और उसकी वजह से ये चीजें हो गई, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये पूरी एक एक चीज प्लान्ड है, एक एक चीज प्लान्ड कि भाई दुनिया में कब क्या चीज लेके आनी है, वो चीज लाई जाएगी, तो उसके बाद उसका क्या एक परिणाम निकलेगा। लॉकडाउन करना पड़ेगा, लॉकडाउन कर देंगे तो लॉकडाउन करने से ये अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से टूट जाएगी। तो लॉकडाउन का जबकि कोई वजह नहीं है लॉकडाउन करने की, भाई लॉकडाउन किया था तो भी केस ऊपर जा रहे थे, हटा देते हैं तो नीचे आ जाते हैं, अक्सर ऐसा देखा है। आप ग्राफ को देखेंगे, लॉकडाउन लगाने के बाद भी केस ऊपर जा रहे हैं, हटा देते हैं तो नीचे आ जाते हैं, ठीक है। तो जब वो इतनी बड़ी कोई बीमारी नहीं है उसके लिए, लेकिन लॉकडाउन लगा रहे हैं, तो अंततोगत्वा देखो तो उनका लेके तो उनको वहीं जाना है चीजों, कि भाई सबको खत्म किया जाए धीरे धीरे। पहले सबको सीधा एक बारी में जहर देके थोड़ी ना मार देंगे वो लोग, भाई ऐसे मार दिया, ऐसे मारने लग गए तो विद्रोह हो जाएगा पूरी दुनिया में। लोग उठ के खड़े हो जाएंगे कि भाई ये कौन है, और सामने आके कर दिया तो लोग उन्हें निशाना बना देंगे, इसलिए पीछे रहते हैं और आराम आराम से काम करते हैं,
ठीक है भाई, लोगों की पहले नौकरियां जाए, नौकरी जाएंगे, घर में बैठेंगे, अपराध बढ़ेंगे, लोग एक दूसरे को ही मार के खत्म करेंगे धीरे धीरे। और फिर धीरे धीरे आप जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज डलवाओ, तो उससे आगे बच्चे पैदा करने की लोगों को दिक्कत हो जाए, एक भी बच्चा ना हो। वैक्सीन लगाओ, उसके बाद और दिक्कतें हो, तो धीरे धीरे उनको तो चीजें वहां लेके जानी है। इसलिए आर्थिक गुलामी उसके मूल में है। अर्थव्यवस्था उनके हाथ में, आप अपना कुछ कर नहीं सकते जब तक अर्थव्यवस्था उन लोगों के हाथ में है। तो ये एक पूरा है आर्थिक गुलामी का, जो सबसे खतरनाक होती है ना। जी शिवांग जी, हम देखते हैं कि प्राकृतिक संसाधन भारत में भरपूर मात्रा में है, चाहे हम अनाज देखें या कपड़े देखें या फिर कोई भी प्रोडक्ट देखें, गोदामों में भरे रहते हैं, लेकिन फिर भी जिसको जी जरूरत है उसको मिल नहीं पाता, क्योंकि हमारे पास एक टोकन है जिसे हम मनी कहते हैं, वो ना होने के कारण एक्सचेंज टोटल खत्म होता है और उधर वो प्रोडक्ट भी नष्ट होता रहता है, जी और जी इधर ये जी मनुष्य जिसको जरूरत है वो भी उस प्रोडक्ट में अपना बहुत कुछ लॉस करता रहता है, अपना समय लॉस करता रहता है, अपना जीवन लॉस करता रहता है। जी 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 जी। हाँ, ये मतलब देखने वाली बात है। अगर आप देखो तो कि हमारे पास किसी संसाधन की कमी नहीं है, किसी भी संसाधन की कमी नहीं है। आप देखो तो हमारे जो प्राकृतिक संसाधन है जमीन के नीचे से मिलते हैं, लोहा हो गया, कोयला हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, तांबा हो गया, जितने भी हमारे है, हमारे पास सब है और भरपूर मात्रा में है, बहुत भरपूर। हमारी जितनी जनसंख्या है उसको पूरा अच्छे से उसको पोषित करने के लिए हमारे पास पूरे भरपूर संसाधन है। हमारे पास अनाज की कोई कमी नहीं है, बहुत बड़ी मात्रा में अनाज हम अभी जितना हो रहा है उससे हम कई गुना ज्यादा और उगा सकते हैं। गेहूं हो गया, चावल हो गया, बहुत। आप देखो तो भारत के अंदर आंकड़े हैं, उसमें बहुत सारी जमीन बंजर पड़ी हुई है हमारी, क्योंकि उस पे कौन करे खेती, नहीं है भाई, किसी के पास है ही नहीं। क्योंकि बीज खरीदने पड़ते हैं, बीज डालेगा कौन, उसमें सिंचाई कौन करेगा, कैसे कौन करेगा। किसान धीरे धीरे खेती छोड़ रहे हैं, खेती छोड़ते तो उस खेत का होता क्या है, वो खाली छूटता है। तो बात ये कि भाई हमारे पास बहुत भरपूर जमीन है अपनी पूरी जनसंख्या को खिलाने के लिए। हमारी जनसंख्या कोई ज्यादा नहीं है, ठीक है। जनसंख्या ज्यादा होने का प्रमाण क्या होता है भाई, आप कोई चीज कहेंगे भाई, जैसे मान लीजिए हम दो लोग हैं, ठीक है, दो लोग हैं, हम दोनों लोगों के लिए 10 रोटियां हैं, ठीक है। भाई आपकी भूख है, आप मान लो 6 रोटी खाते हो, मैं 4 खाता हूँ, ठीक है। तो क्या हम ये बोलेंगे कि जनसंख्या ज्यादा है हम दोनों की? नहीं बोलेंगे, क्योंकि भाई हम दोनों लोगों के लिए भरपूर मात्रा में 10 रोटी है। आप 6 खाते हो, मैं 4 खाता हूं, हो जाएगा काम पूरा, ठीक है। तो हम नहीं कह सकते कि भाई जनसंख्या ज्यादा है, जनसंख्या तो ठीक है। तो उसी तरीके से भारत की जनसंख्या को अगर आप देखें तो हमारे पास अपनी पूरी जनसंख्या को बढ़िया से खिलाने पिलाने के लिए भरपूर संसाधन है, कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास। जितना है उससे और 10 गुना ज्यादा हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। प्रोड्यूस करने की आजकल तो और अभी साइंटिफिक डेवलपमेंट इतनी हुई है। आप एक ही चीज के ऊपर, अब जो आपने देखा होगा कि भाई एक तो होता है हॉरिजॉन्टल, आप खेती करो भाई, ऐसे ऐसे फैलाव में खेती करो कि भाई ऐसे जमीन ली, ऐसे जमीन ली, उसके ऊपर खेती करी कई एकड़ में। एक है कि भाई आपने मान लो 10 बीघा जमीन है, 10 बीघा जमीन के ऊपर एक बिल्डिंग बना दी, उस बिल्डिंग के अंदर कई लेवल पे खेती कर दी आपने, ठीक है। उस कई लेवल पे खेती कर ली, तो इतनी सी जमीन पे आपने ये समझो कि 10 कितने एकड़ का काम कर लिया आपने, ठीक है। तो बात उसकी खेत, उसकी कोई दिक्कत नहीं खिलाने की, लोगों को खाना खिलाने की, ठीक है। दिक्कत ये हमारे पास ये आती है कि हमारे पास उन संसाधनों को लोगों तक पहुंचाने के लिए, उनके बीच में एक्सचेंज करने के लिए जो एक चीज चाहिए, वो चीज किसी और के हाथ में है, समझ रहे हैं? वो किसी के कंट्रोल में है, और वो उसने जानबूझ के अपने कंट्रोल में ली है, ताकि अगर आपको जिस संसाधन की, भाई आपको भूख लगी, आपको खाना मिल गया, आपको प्यास लगी, पानी मिल गया टाइम पे, तो फिर खाने पीने के बारे में तो नहीं सोचोगे ना दिन भर। समझ रहे हो? मतलब कि भाई भूख लगी, खाना मिल गया, भाई प्यास लगी, पानी मिल गया, ठीक है। भाई कहीं जाना है, गाड़ी मिली, पहुंच गए, ठीक है। तो कभी आपके दिमाग में ये नहीं चलेगा ना कि भाई खाना मिल जाता, खाना मिल जाए, बस कल का खाना मिल जाए किसी तरीके से, इससे ऊपर सोच ही ठीक है। नहीं पाता व्यक्ति। नहीं, हाँ नहीं सोच तो व्यक्ति जब वहीं तक सोच पा रहा है तो वो कभी ये सोचेगा कि भाई दुनिया के अंदर ये क्या अर्थव्यवस्था है, ये पैसा कैसे बनता है, ये किसके हाथ में व्यवस्था है, ये रिजर्व बैंक की क्या सिस्टम है, भारत सरकार क्या है, ये नियम कायदा कानून ऐसा क्यों बनाया गया, भाई ये शराब की दुकान होती है, इस शराब की दुकान पे सरकारी दुकान क्यों लिखा होता है,
है ना। जब ये बात अक्सर होती, मैं जब छोटा था, शायद छठी या सातवीं कक्षा में पढ़ रहा हूँ, तो उस समय हम लोग अपने स्कूल जाया करते थे रिक्शे में बैठ के। तो उस समय तक मैंने ज्यादातर ऐसी कोई शराब की दुकान पे कभी ध्यान नहीं दिया था कि भाई ये शराब की दुकान क्या होती है। भीड़ लगी रहती थी, कभी हम ध्यान नहीं देते थे। लेकिन एक बार हम जाते थे, मैं और मेरे बड़े भाई जाते थे, तो मैंने एक बार पढ़ लिया कि, तो उस पे लिखा रहता था सर, अंग्रेजी शराब की सरकारी दुकान, ऐसे लिखा रहता है अक्सर कि भाई, या ऐसी कुछ लिखा रहता है, लेकिन सरकारी दुकान लिखा रहता है उस पे। ठीक है। तो मैंने अपने भाई से पूछा उसी समय कि भाई ये सरकार तो अच्छी चीज होती है भाई, हम स्कूल में पढ़ते थे कि भाई सरकार होती है जो आपकी देख रेख करती है, सब बढ़िया करती है। और ये चीज भी पता थी कि भाई शराब बेकार चीज होती है। दो चीजें तो थी दिमाग में कि भाई शराब बेकार चीज होती है और सरकार बढ़िया चीज होती है। तो उसी समय मैंने अपने भाई से पूछा कि भाई ये सरकार इसकी दुकान क्यों खोलती है, मतलब ये शराब की दुकान सरकार की दुकान है। ठीक है। तो एक उस समय एक बच्चे के मन में एक में प्रश्न आ रहा है, तो उस समय तो इस चीज का कुछ नहीं पता लगा, बाद में चीजें पता लग गई थी कि भाई सरकार भी खोलती है दुकानें। ठीक है। तो बात यह है कि किसी व्यक्ति के दिमाग में ये सवाल ना आ जाए फिर कि भाई सरकार क्यों खोलती है शराब की दुकान, है ना। सरकार को रेवेन्यू क्यों चाहिए इतना। ठीक है। इतना उसे बड़ी मात्रा में रेवेन्यू क्यों चाहिए होता है, इतना टैक्स क्यों चाहिए होता है सरकार को। ठीक है। उसे पेट्रोल का दाम इतना क्यों लेके जाना पड़ रहा है, जो पेट्रोल 10 रुपए 15 रुपए से ज्यादा का उसकी कीमत नहीं है। ठीक है। 10-15 रुपए से ज्यादा का नहीं है। आप उसको उसको 100 रुपए कैसे हो जाता है, वो उस पर इतना टैक्स क्यों चाहिए सरकार को। उसे अपना ब्याज भरना है। ठीक है। उसे अपने ब्याज चुकाना है। उसकी पेमेंट होती है, हर साल जाती है, उसकी पेमेंट जाती है। ठीक है। उसकी कई सारी शर्तें होती है, वो शर्तें निभानी पड़ती है, वो पेमेंट चुका रहे हैं। ये जो चीज खुद बना सकते हैं उसकी शर्तें निभाते हैं। ऐसी ऐसी शर्तें होती है, वो शर्तें कभी नहीं बताते ये लोग। जैसे राजीव भाई भी बताते थे कि भाई ऐसी ऐसी शर्तें होती थी कि अपना कूड़ा यहाँ डंप करके जाएंगे वो लोग, अमेरिका अपना कूड़ा यहाँ डंप करके जाएगा, ऐसी ऐसी शर्तें होती है। ठीक है। और वो शर्तें तो बहुत पुरानी हो गई। ठीक है। अब तो इस प्रकार की शर्तें हैं कि आप अपने रुपए का मूल्यन करोगे। ठीक है। अपने रुपए का मूल्यन करते रहोगे, इतने इतने साल में इतना करना है, इतने साल में इतना करना है। किसानों के लिए आपको सब्सिडी नहीं देनी, धीरे धीरे सारी सब्सिडी खत्म कर दी है। बीजों के ऊपर से सब्सिडी खत्म करनी है, पेस्टिसाइड इनके ऊपर से सब्सिडी खत्म करनी है। वही पेस्टिसाइड, मतलब आप ये देखो, जहर पहले उन्होंने इंट्रोड्यूस करा, फिर उसी जहर का लोगों को आदी कर दिया, अब उस जहर को देने में भी दिक्कत कर रहे हैं। समझ रहे हो, किसान को। तो उसके ऊपर भी सब्सिडी हटाओ, धीरे धीरे सारी ऐसे नियम लेके आओ कि किसान किसानी करना छोड़े, इस तरीके की शर्तें होती है उसमें। तो जिन लोगों को आज समझ नहीं आ रहा ना, जो लोग, कई लोग क्या तर्क देते हैं इस चीज का कि सरकार से अच्छी तो प्राइवेट है, प्राइवेट अच्छा ज्यादा संभाल लेगा इस सिस्टम को। भाई मतलब ये तो सीधी सीधी बात हो गई कि सरकार की बस की नहीं है करना। कई लोग आप उनसे पूछो कि बोलते हैं कि भाई ये नहीं, प्राइवेट संस्थान, आपने देखा होगा प्राइवेट, आप टॉयलेट में जाओ, प्राइवेट किसी कंपनी में जाओ, कितनी साफ सुथरी रहती है। सरकारी तो ऐसी गंदी रहती है, तो प्राइवेट के हाथ में दे देना चाहिए सारा। ठीक है। तो मतलब सीधी सीधी बात है, सरकार की बस की नहीं करना भाई, तो बेच दो ना, फिर संसद भी बेचो, किसी को बेच दो। और फिर बोलो कि भाई हम क्यों बैठेंगे इस कुर्सी पे, कोई प्राइवेट आदमी आए, व्यापारी आए, इस देश को चला ले, तुझे हमने बिठाया क्यों वोट देके। बात तो सारी यहाँ आ जाती है। तो घूम फिर के ये है इन चीजों का सार कि भाई अर्थव्यवस्था किसी और के हाथ में हो जाती है तो फिर एक्सचेंज नहीं हो पाता। संसाधन सारे हैं भाई, लोहा है हमारे पास, हर चीज है हमारे पास, लोहे से लेके लकड़ी से लेके सब कुछ है हमारे पास। बात है कि उसका नहीं हो पाता भाई। सबसे पहली चीज तो है भाई रोटी कपड़ा मकान। ठीक है। कपड़ों को अगर आप, रोटी देखो, रोटी हमारे पास अनाज की कोई कमी नहीं। कपड़े को देख लो, कपड़े आप जाओ किसी दुकान में चले जाओ, मॉल में चले गए आप, या किसी आम बाजार में चले जाओ जहाँ कपड़ों का बाजार लगता है, वो कपड़ों की भरमार है। ठीक है। जो वो होते हैं ना डमी पुतले होते हैं जो दुकान के बाहर खड़े रहते हैं, उनके ऊपर इतने कपड़े लगे हुए हैं, इतने दुकान के अंदर भरे पड़े, गोडाउन भरे पड़े कपड़ों से। ठीक है। और है ना, उसी बाजार में कोई एक आध गरीब ऐसा होता है जिसपे कपड़े नहीं है। ठीक है। ठीक है। तो भरमार है लोगों की जिन पे कपड़े नहीं है, लेकिन कपड़े भरे पड़े हैं। आप इतने कपड़े हैं कि कुत्ते बिल्ली सबको पिना दोगे ना तो भी सिर्फ कपड़े खत्म टोकन नहीं ना होने की होंगे। वजह नहीं से है। एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है। हाँ बस, वो नहीं हो रहा एक्सचेंज भाई, उसकी वजह से एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है। ठीक है। ये देखते हैं कि पैसे की कमी हो जाती है जो कि नष्ट नहीं होता।
पैसा कभी नष्ट नहीं होता है, एक हाथ से दूसरे हाथ में चला जाता है लेकिन नष्ट नहीं होता, जबकि भोजन जो है और भी बहुत सारी चीजें नष्ट हो, मतलब खत्म हो जाती है, कुछ समय के बाद सड़ जाती है, गल जाती है। पैसा पैसे की देखो कमी करी जाती है, पैसे की कमी करी जाती है। जैसे रिजर्व बैंक क्या करता है, रिजर्व बैंक अगर बैंकों का इंटरेस्ट रेट बढ़ा दे, कभी भी बैंकों का इंटरेस्ट रेट बढ़ा दे, इंटरेस्ट रेट मतलब क्या, लोन देने पे जो इंटरेस्ट लेगा बैंक, वो वाला इंटरेस्ट रेट बढ़ा दे, है ना, तो लोग क्या करते हैं, लोग फिर लोन लेना कम कर देते हैं, लोग किसी भी चीज के लिए कर्ज लेना कम कर देते हैं, क्योंकि सारा पैसा कर्ज पर ही बनता है। इसीलिए मतलब जैसे मैंने एक बार मैं बताता हूँ, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति 100 रुपए, 200 रुपए, 500, 1000, 1 लाख रुपए का अगर बैंक से कर्ज ना ले, तो वो 1 लाख, 100, 200, 500 रुपया कभी भी मार्केट में नहीं आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि सारा पैसा कर्ज पर बनता है। सरकार बना सरकार बना के नहीं डालती है टाइम टाइम पे, ठीक है, जो कि करना चाहिए वो नहीं करती है सरकार। आप बैंक से कर्ज ले रहे हो तो पैसा बन रहा है, कर्ज ले रहे हो तो बन रहा है, आपने लिया, किसी और ने लिया, किसी और ने लिया, वो कर्जा आता है, कर्ज आदमी ले लेता है, उस पैसे को खर्च देता है, वो खर्च के किसी और के पास चले जाता है, वो किसी और के पास जाके बैंक में फिर से जमा हो जाता है पैसा, ठीक है, तो इससे सर्कुलेशन चलती है। तो अगर क्या करता है, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए, इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से क्या होता है, लोग कर्जा कम ले रहे हैं, अब कर्जा नहीं ले रहे लोग, भाई इंटरेस्ट रेट बढ़ा हुआ है, नहीं ले रहे, मकान लेने की सोच रहे थे लेकिन इतना इंटरेस्ट बन रहा है, भाई अगर 10 लाख का है तो 20 साल का अगर हम बांट के देखें तो भाई 13, 14, 15 लाख का बैठेगा मकान। तो आदमी सोच के फिर थोड़ा छोड़ देना है कि भाई अब इंटरेस्ट रेट थोड़ा या तो कम हो जाए तब देखेंगे या बाद में देखेंगे, ठीक है, नहीं लिया, अब नहीं ले रहा तो क्या कर रहा है, पैसा नहीं आ रहा समाज में, नहीं आ रहा पैसा समाज में, भाई कोई लोन ही नहीं ले रहे लोग तो पैसा नहीं आ रहा, तो पैसे की कमी हो जाती है। पैसे की कमी होने से क्या होता है भाई, पैसे की कमी हो गई, आप मान लीजिए आपको एक गाड़ी खरीदनी थी, ठीक है, आपको एक गाड़ी खरीदनी थी, आप गाड़ी खरीदने के लिए आप जा ही नहीं रहे, आप जा नहीं रहे तो क्या हो रहा है, शोरूम वाला जिसके पास गाड़ियां रखी हुई थी वो क्या देख रहा है कि भाई पहले 20 बिक रही थी, अब 2 भी नहीं बिक रही, ठीक है, 2 लोग भी नहीं आ रहे हैं, तो वो क्या करता है, वो पीछे भाई प्रोडक्शन से, जहां प्रोडक्शन उसकी हो रही है उसको रोक देता है, अपनी प्रोडक्शन रोक देता है, वो जो पहले 20 गाड़ियां बना रहा था अब वो 2 बनाएगा, ठीक है, उसने अपनी प्रोडक्शन रोक दी, प्रोडक्शन रुकने से क्या हो रहा है, अब प्रोडक्शन में जहां पहले 20 गाड़ियों को बनाने में 2000, ठीक है, उसमें से लोगों की छटनी करेगा वो अपनी फैक्ट्री के अंदर से, जहां पहले उसे 2000 मजदूर चाहिए थे, अब वो उसका काम शायद 200 में हो जाएगा, ठीक है, 2 गाड़ी बनाने में, तो वहां से लोगों को निकालेगा, लोगों की नौकरियां गई वहां से, ठीक है, जहां अपने शोरूम के अंदर वो पहले 20 गाड़ियां रखता था वो 2 गाड़ी रखेगा, वहां से लोगों को नौकरी से निकालेगा, क्योंकि तनख्वाह नहीं देने के लिए करे क्या वो, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, फिर मंदी आती है समाज में, इसे कहते हैं मंदी आना, लोगों की नौकरियां जाती है बहुत बड़ी मात्रा में, ठीक है, लोगों के पास खर्चा करने के लिए कुछ है ही नहीं, पैसे ही नहीं है, तो यहाँ से इस चीज की शुरुआत होती है, इसलिए पैसे की कमी हो जाती है। हमारे पास संसाधन सारे, हम प्रोडक्शन कर सकते हैं, 200 गाड़ियां बना सकते हैं, ठीक है, 2000 भी गाड़ी बन सकती है, या और भी किसी चीज की गाड़ी का तो एक मैंने एग्जाम्पल लिया, बहुत चीजें बन सकती है, लेकिन दिक्कत ये हो रही है कि भाई उस चीज को रोक दिया गया, पैसे की कमी कर दी गई, कमी करने से चीजें बिक नहीं रही, लोग खरीद नहीं रहे, ठीक है, उससे चीजें बन नहीं रही, प्रोडक्शन हो सकता है बहुत बड़ी मात्रा में, ऐसे आप किसी भी चीज को ले लो, जूता हो गया, कपड़ा हो गया, कुछ भी हो गया, अब बाजार नहीं चल रहे, जब से कोरोना हुआ, कोरोना में इससे हुआ क्या, लोगों ने लोगों की नौकरियां गई बहुत बड़ी मात्रा में, ठीक है, लोगों ने खर्च ना, लोगों ने फिर नौकरियां चली गई तो अब खर्च भी नहीं रहे, जाके दुकान से कुछ खरीद नहीं रहे, तो जिनसे खरीदते थे उनकी दुकान नहीं चल रही, उनकी दुकान नहीं चल रही तो उन्होंने बंद कर दी, बहुत सारी बंद हुई है, कपड़ों की बहुत सारे थे, बहुत सब नुकसान में चल रहे हैं, जो सेविंग वेविंग थी उससे चला रहे हैं चीजों को, तो यहाँ तक चीजें चली गई हैं। अब जिनके घर में कम से कम 1 साल की सेविंग थी तो वो 1 साल तक निश्चिंत बैठे हैं, जिनके घर में 2 साल की सेविंग है वो 2 साल के लिए निश्चिंत बैठे हुए हैं, भाई जिनके घर में 2 दिन की है वो 2 दिन बाद हड़कंप कर रहे, उन्होंने किया, जैसे मजदूर थे बेचारे, अब उनके घर में शायद 3 या 4 दिन की सेविंग थी, तो 3 4 दिन वो रुके फिर चल दिए अपने गाँव, क्या करते। आज ये जो शहर में जो लोग हैं, जो कई लोग ऐसे भी थे जो बोल रहे थे क्यों जा रहे हैं लोग पैदल चल चल के, क्यों जा रहे हैं इतनी दूर दूर, भाई जब तक खुद पे नहीं आती तब तक लोग समझते नहीं है। अब अगर ये जो शहर के अंदर लोग बैठे थे जो टीवी पे सब चीज देख रहे थे, इनके घर पे शायद 2 3 साल का स्टॉक है, भाई 2 3 साल की सेविंग है, अगर 2 3 साल लॉकडाउन चल गया, इनकी नौकरी चली गई 2 3 साल तक, फिर ये भी कहाँ भाग, कहीं भागना पड़ेगा इन्हें, कहाँ जाएंगे। आदमी क्या करता है, आदमी ये देखता है ना कि भाई अपने गाँव चलो,
भाई गांव में कुछ नहीं है तो भूखे नहीं मरेंगे कम से कम, ठीक है। अभी शहर वाले लोग भी देखेंगे, ढूंढेंगे हमारा गांव का है भाई, भागेंगे लोग, क्या करेगा आदमी, ठीक है। तो बात उस चीज की है, तो उससे ये चीजें होती है भाई, मंदी उस चीज से लाई जाती है, पैसे को, पैसे की कमी कर दो आप तो उससे मंदी आ जाती है। एग्जाम्पल देकर आप बहुत अच्छे से समझाते हैं कि लोगों को जब कर्ज दिया जाता है तो पैसा मूल रूप से अस्तित्व में उतना ही रहता है, लेकिन ब्याज नहीं, उनको देना पड़ता है, जिससे जी वो जी कर्ज में जी। डूब जाते हैं। तो जैसे मैंने एक चीज है जैसे बताया कि भाई सरकारें कर्ज में है, देश कर्ज के अंदर है, उसके अंदर की राज्य सरकारें कर्ज में है, व्यापारी कर्ज में है, किसान कर्ज में है। तो इस चीज को, इतने सारे लोग कर्ज में कैसे हैं, उस चीज को समझाने के लिए एक उदाहरण होता है कि भाई मान लीजिए मेरे पास पैसे बनाने की ताकत है, या है ना, मैं रिजर्व बैंक को ऐसे मान लीजिए आप, ठीक है। तो मेरे पास ही पैसे बनाने की ताकत है, आप नहीं बना सकते। आप इस देश की जनता हो, या सरकार मान लो अपने आप को, या फिर जनता मान लो, कुछ भी मान लो, आप पैसे नहीं बना सकते, अधिकार मेरे पास है, ठीक है। आप मेरे पास मांगने आते हो कि भाई मुझे पैसे दे दो, मैं आपको बॉन्ड लिख के दे रहा हूँ, मुझे इतने पैसे दे दो और मुझे अपनी जनता में खर्चने हैं, ठीक है। और जो आम जनता है वो भी मेरे पास पैसे ही मांगने आती है, ठीक है। मैं रिजर्व बैंक भी हूँ, या मुझे एक आम कमर्शियल बैंक भी मान लो, रिजर्व बैंक भी मान लो, ठीक है। अगर मैं रिजर्व बैंक हूँ तो सरकार मेरे पास मांगने आएगी, अगर मैं आम कमर्शियल बैंक हूँ तो आम जनता मेरे पास पैसे मांगने आएगी। मैं बैंकिंग की प्रक्रिया समझा रहा हूँ। तो जब मैं पैसे देता हूँ, ठीक है, या मैं आपको पैसे दूं या फिर जनता को पैसे दूं, आपको दूंगा तो बोलूंगा 100 रुपए पकड़ो और इसका 110 करके लौटा देना, ठीक है। जब आम जनता एक कमर्शियल बैंक के पास जाती है तो कमर्शियल बैंक भी यही करता है, उसका वचन रखवाता है उसको। अगर उसने 100 रुपए दिए तो उस 100 का 110 करने के लिए बोल देता है कि इसका 110 करके लौटा देना। 100, वो 10, आप जितना परसेंट ब्याज है उस परसेंट के हिसाब से मैं 10% एक रफ उसमें मान रहा हूँ, तो 10% इसलिए 10 रुपए बोल रहा हूँ मैं, 110 रुपए, ठीक है। तो वो भी यही कहता है। तो अगर आप इसको ऐसे समझो कि अगर उसने, भाई जो एक बैंक है उसके बाद 10 लोग अगर पैसे मांगने आए, ठीक है, उसने उन 10 लोगों को 10-10 रुपए दे दिए बैंक ने। भाई कोई आया कि मुझे मुझे गाड़ी खरीदनी है, 10 रुपए दो, उसने दे दी 10 रुपए, ठीक है। भाई मुझे घर खरीदना है, लो पकड़ो। मुझे शादी है हमारे घर में, ये लो, ये पर्सनल लोन है, ये इस चीज का लोन है। तो ऐसे मान लो आपने 10 लोगों को 10-10 रुपए दे दिए बैंक ने। अब उसने जब उनको 10-10 रुपए दिए हैं तो उसने, बैंक ने ये भी बोला है कि एक एक रुपया करके मुझे लौटा देना। और आप ऐसे समझो कि इस देश के अंदर सिर्फ 10 ही लोग हैं, ठीक है, सिर्फ 10 ही लोग हैं, ठीक। तो उसने 10 लोगों को 10-10 रुपए दे दिए और कहा कि भाई मुझे 11 करके लौटा देना, 11-11 करके भाई, है ना, कुल मिला के 110 रुपए लौटा देना। तो अब जब दिए 100 रुपए हैं तो 10 रुपए नहीं लौटा सकते कभी भी वो, सब मिलके मुझे 110 रुपए नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जब मैंने दिए ही 100 रुपए हैं तो मुझे 110 वो कभी नहीं मिल सकते, ठीक है। 10 रुपए फालतू मुझे कभी नहीं मिलेंगे, है ना, क्योंकि भाई 10 ही तो लोग हैं वो, उनसे अलावा और तो कोई है नहीं जिससे कमा के मुझे दे देंगे। मैंने इन्हीं 10 को 10-10 रुपए दिए हैं और इन्हीं से 11-11 का वचन ले लिया है। तो वो क्या करते हैं, उनके बीच में फिर शुरू होता है कंपटीशन। भाई आपको भी अपने 10 का 11 करना है, मुझे भी अपने 10 का 11 करना है। तो मैं आपको, भले ही आप मेरे भाई हो या कोई भी हो, मेरे कितने ही अच्छे मित्र हो, कुछ भी हो, मैं आपको फिर उस दृष्टि से थोड़ी देख सकता ना। प्रेम, ये जो सारी बातें आती है ना, ये जो चलता है टीवी के ऊपर, अध्यात्म होना चाहिए लोगों के अंदर, लोगों के अंदर प्रेम होना चाहिए, जो मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं या जितने भी, ये धर्म गुरु तो नहीं कहेंगे उन्हें, ये मोक्ष गुरु है, ये काम गुरु है, एक तरीके से कामना की बात करते हैं, ठीक है, ये धर्म की बात नहीं करते। तो ये लोग क्या कहते हैं, भाई मन के अंदर प्रेम होना चाहिए, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से बहुत अच्छे से बात करनी चाहिए। ये चीजें चर्चा का विषय है, बात करने के विषय है सिर्फ ये, ठीक है। ये तब तक सार्थक नहीं हो सकते जब तक व्यवस्था ऐसी चल रही है। भाई संघर्ष में हूं मैं, मुझे अपने 10 का 11 करना है, मेरे अगर मेरे बीवी बच्चे हैं, मुझे उनका पालन पोषण करना है, ना तो कर्ज में मर जाऊंगा। तो मुझे जो मेरे मूल्य थे, जो मुझे बचपन में सिखाया गया था कि भाई सत्य बोलना होता है, हिंसा नहीं करनी, तो वो मैं ताक पे रख के करूंगा, ठीक है। भाई 10 लोग, ठीक है, तो समाज के अंदर कंपटीशन का भाव आ जाएगा। हमारे पूर्वजों ने जब गांव का निर्माण किया था तो कंपटीशन को जगह नहीं दी थी कहीं पर भी, ऐसा सिस्टम बनाया था कि भाई कंपटीशन उसमें कहीं आ ही नहीं सके। एक एक चीज पे इतना चिंतन करते थे हमारे पूर्वज कि भाई
कंपटीशन का भाव भी नहीं आना चाहिए। घर का डिजाइन इस प्रकार बनना चाहिए कि दूसरे के घर से वो बिल्कुल भिन्न ना लगे, कि कंपटीशन का भाव ना जग जाए दोनों के अंदर। इस चीज पे इतना चिंतन करते थे। लेकिन इस व्यवस्था में क्या है कि भाई कंपटीशन उसकी नींव के अंदर है, तो आपके मेरे बीच में कंपटीशन जन्म लेगा। मैं आपको एक उस दूसरी दृष्टि से देखूंगा, इस दृष्टि से देखूंगा कि आपका किस तरीके से बेवकूफ बनाऊं, आपका कैसे आपको करके, है ना, बेवकूफ बना के आपसे अपने 10 का 11 ले लूं। ठीक है, क्योंकि 10 रुपए आपके पास है, 10 मेरे भी पास है। तो मान लो मैं थोड़ा चालाक हूं, चालाकी करना जानता हूं, तो आपसे 10 के अपने 11 कर लूंगा, तो आपके पास 9 रह जाएंगे भाई। फिर आपके पास 9 रह जाएंगे, और आप थोड़े और ज्यादा चालाक हुए तो और किसी से 2 रुपए कमाने की सोचोगे, आप अपने भी 10 के 11 करके दे दोगे, तो कम होते 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 0 रह जाएगा। आखिर में जो बचेगा वो किसान होता है, या बेचारा जो नहीं कर सकता चालाकी, वो एक कोई भी हो सकता है, वो ऐसा व्यापारी भी हो सकता है जो ज्यादा चालाकी नहीं करना जानता, वो भी मर जाएगा, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, वो आखिर में मरेगा, उस पर कर जाएगा। तो ये जो आखिर में बच्चा कर्ज में जिसने अपनी जान दे दिया, जो कर्जे में है बहुत बुरी तरीके से, इसको आप अगर 100, अब ये जो 10 लोग हैं इनको आप बड़े स्केल पे मल्टीप्लाई कर दो तो बहुत बड़ी मात्रा में लोगों के ऊपर कर्ज है फिर। ठीक है, और इसी कारण से समाज में द्वेष, घृणा, बैर, डूब जाने का भय, ये सब बना रहता है। इस व्यवस्था, इसके मूल में ये है, मैं आपके भी बीच में घृणा, द्वेष, हर चीज पैदा हो जाएगी इस चीज से। अगर समाज बहुत सुखी समृद्ध तरीके से जी रहा है, अगर इस अर्थव्यवस्था में कोई दिक्कत नहीं है, जैसा हमारे हमारे जो गांव का निर्माण किया गया था पहले भारत का, उसके अंदर अर्थव्यवस्था को बहुत सुंदर एक डिजाइन बनाया गया था, बहुत सुंदर डिजाइन था। ठीक है, गांव में जितनी भी हमारी ज्ञातियां थी, उन ज्ञातियों के बीच के एक्सचेंज को इतना बढ़िया तरीके से बनाया गया था कि हमारी पूरी व्यवस्था व्यय प्रधान थी, खर्चने के ऊपर थी। ठीक है, कमाने के ऊपर नहीं थी। क्योंकि आज की ये क्या व्यवस्था, कमाने के ऊपर है। कमाने के ऊपर व्यवस्था में क्या होता है, आप कमा तो लोगे, लेकिन समाज में से खींच के कमा रहे हो ना। फिर आपने अगर अपने पास पहाड़ बना लिए तो कहीं पर खड्डा हो गया। ठीक है, लेकिन हमारे पूर्वजों ने क्या व्यवस्था बनाई थी, व्यय प्रधान, खर्चने के लिए बनाई थी। खर्चोगे तो समाज की व्यवस्था बहुत बढ़िया ढंग से चलती है, खर्चते रहो। बात खर्चने की होती है अर्थव्यवस्था के अंदर, कैसे किससे कितना खर्च करवाना है, इसके ऊपर ही सारा चिंतन है। सरकारें होती इसलिए है, सरकार का काम ये होता है कि भाई लोगों से किस प्रकार कितना खर्च करवाया जाए, जिससे समाज की अर्थव्यवस्था ठीक चलती रहे। ठीक, अर्थव्यवस्था ठीक चलती रहती है तो लोग फिर भोजन, पानी, कपड़े, मकान, इन चीजों से ऊपर उठ के आध्यात्म की बात होती है फिर। ठीक है भाई, ये मान लो एक कपड़ा है, ठीक है, ये कपड़ा सभ्यता का प्रतीक है एक। ठीक है, इस कपड़े को पहनना ये सभ्यता का प्रतीक है। तो मान लीजिए ये जो कपड़ा है, ठीक है, इस सभ्यता, हमारी भारतीय सभ्यता है कि भाई हमें ये कपड़ा पहनना है। ठीक है, अब यही कपड़ा क्यों पहनना है, ये इस डिजाइन का, है ना, इस डिजाइन पे, इस पे ये सुंदर सुंदर डिजाइन क्या है ना, तो ये इस डिजाइन का कपड़ा पहनना है संस्कृति। ठीक है भाई, आप ऐसे देखिए भारत के अंदर क्या है, भारत के अंदर हमारे यहाँ पे जो पुरुष थे वो धोती पहनते थे। ठीक है, औरतें थी, औरतें भी धोती पहनती थी, डिजाइन अलग था दोनों का। ठीक है, तो एक ही कपड़ा दोनों लोगों ने लपेटा हुआ है, लेकिन दोनों के लपेटने का ढंग थोड़ा थोड़ा अलग है। अब वही जो एक साड़ी है, वही साड़ी एक बंगाल की औरत भी बांधती है। ठीक है, एक आंध्र प्रदेश की औरत भी बांधती है, एक हमारे जो उत्तर पूर्वी राज्य है उनकी औरत भी बांधती है, एक गुजरात की औरत बांधती है, एक राजस्थान की औरत बांधती है, लेकिन सबके उस बांधने में अंतर है। एक ही कपड़े को बांधने में बहुत डिजाइन है, बहुत अंतर है। तो ये जो अंतर है इसे कहते हैं संस्कृति। साड़ी बांधना सभ्यता, साड़ी बांधने का जो ढंग है वो है संस्कृति। ठीक है, और एक चीज है कि साड़ी ही क्यों, एक बिना सिला हुआ कपड़ा ही क्यों, इसे कहते हैं परंपरा। ठीक है, जो एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को देती है कि भाई साड़ी ही पहननी है, या तुम्हें धोती ही पहननी है, बिना सिला हुआ कपड़ा ही पहनना है, इसे कहते हैं परंपरा। ठीक है, तो इस चीज पे हमारे समाज का एक निर्माण किया गया कि भाई ये चीजें होनी है समाज के अंदर। ठीक है, तो ऐसे ही करके इन चीजों का निर्माण हुआ था, और फिर ये हमारे समाज में एक बहुत सुंदर अर्थव्यवस्था का डिजाइन बनाया गया कि भाई अर्थव्यवस्था इस प्रकार चल रही है समाज की कि भाई किसी का किसी से एक्सचेंज होना है, अगर सोनार है, कुमार है, बढ़ई है, इनके बीच में क्या एक्सचेंज होगा, कितना होगा, उसके लिए एक
था कि भाई इनको इस साल में इतना इनको करना है, इतना इनको करना है, उसकी दिक्कत नहीं होने दी थी। व्यय प्रधान हमारे यहाँ का सिस्टम एक था। शिवांग जी, शायद इसीलिए दुनिया में महंगाई बढ़ती जा रही है, क्योंकि हर एक व्यक्ति को अपना ब्याज का पैसा वसूल करना है सामने वाले के मूल से। क्योंकि 10 का 11 करना है और वास्तव में 10 रुपये ही अस्तित्व में है। वो जो 1 रुपये ब्याज का बना है वो हवा में बन गया है। इसीलिए महंगाई बढ़ती जा रही है। पहले हम लोग 25 पैसा यूज करते थे, 1 रुपये, आज 10 रुपये कुछ नहीं है, 100 रुपये, फिर 1000 भी आज तक के समय में कुछ नहीं है। जी। तो इस तरीके से इस व्यवस्था के अंतर्गत ये महंगाई कंटिन्यू बढ़ रही है। शिवांग जी, एक्सचेंज सिस्टम के लिए जो हम टोकन इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम मुद्रा कहते हैं, तो उसका कंट्रोल क्योंकि दूसरे के हाथ में, इसलिए हम सब गुलाम हैं। लेकिन आपकी पुस्तक में एक जगह लिखा है कि हिटलर जो थे, जो कि प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो गया था, और उन्होंने अपनी खुद की मुद्रा शुरू करके जर्मनी को फिर से 7वें आसमान पर ला दिया था और वहाँ की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो गई थी। फिर उन्होंने लगभग इंग्लैंड को छोड़कर पूरे यूरोप में अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। और यही चीज़ अपने सुभाष चंद्र बोस जी जब उनसे मिलने गए और उनको पता चली, तो उन्होंने भी अपनी खुद की मुद्रा बनाई थी और एक अच्छा सिस्टम तैयार किया था और अंग्रेज़ों से लोहा लिया था। यानी अगर उस मुद्रा पर खुद का कंट्रोल रहे तो बहुत अच्छा रहता है, ऐसा सुभाष चंद्र बोस जी से पता चलता है आपकी पुस्तक द्वारा। इसके बारे में थोड़ा बताएं, सुभाष चंद्र बोस के बारे में। जी, थोड़ी कट रही थी आपकी बात। सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में आप पूछ रहे हैं? अच्छा, नहीं, हाँ, मतलब सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में क्या है कि भाई सुभाष चंद्र बोस, एक देखिए क्या होता है ना, जब ये जो ताकत है, इतनी बड़ी ताकत है कि उनका एक सिस्टम है, एक पूरा सिस्टम है, पूरी व्यवस्था है वो, ठीक है। जो एक आपने देखा हो तो बैंकों का मायाजाल किताब के अंदर जो है कि भाई एक ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल में नीचे जनता है, उसके ऊपर फिर मीडिया वगैरह, सेना, उनको कंट्रोल करने के लिए, उसके ऊपर सरकार के ऊपर फिर मल्टीनेशनल कंपनियां। तो उन्होंने एक सिस्टम बना रखा है इसका पूरे का, लोगों को गुलाम बनाने के लिए, लोगों को कंट्रोल करने के लिए एक पूरा सिस्टम है वो। तो आपको जब उस सिस्टम से टकराना है, अगर पहली बात तो आप समझो उसे कि क्या है वो सिस्टम, समझ आ गया तो फिर आपको टकराना पड़ेगा। टकराना है तो ऐसे ही अकेले जाके तो कोई नहीं टकरा सकता ना, बस सिस्टम से, हमेशा एक सिस्टम ही तो टकरा सकता है। एक सिस्टम से एक व्यक्ति नहीं लड़ सकता, कभी भी एक व्यक्ति नहीं लड़ सकता। तो सुभाष चंद्र बोस जी को ये बात समझ आई थी कि भाई इस सिस्टम से अगर टकराना है तो एक सिस्टम ही बनाना पड़ेगा। अंग्रेजों उस समय अंग्रेज ही थे दुश्मन, क्योंकि सामने थे तो प्रत्यक्ष वही थे। तो अंग्रेजों से अगर टकराना है तो एक सिस्टम बनाना पड़ेगा जिससे टकराएंगे। तो फिर उसके बाद उन्होंने इस चीज का शुरुआत करी, ठीक है भाई। रासबिहारी बोस जी ने उन्हें एक काफी बड़ी सेना उनको दी, 30,000 सैनिक थे लगभग। तो वो उनको सेना दी, उसके बाद वो फिर उन्होंने अपनी सरकार एक बनाई पूरी, ठीक है। सरकार का गठन किया, सरकार बनाने के बाद फिर अपना एक बैंक बना लिया, ठीक है। बैंक पेमेंट के लिए बनाया था कि भाई सेना है, इतनी बड़ी सेना है, उसका खर्चा कैसे निकाला जाएगा। तो खर्चा, ये बात से उन्हें समझ आ गई कि भाई संसाधन है, खाना पीना है हमारे पास, ठीक है, खाना पीना भी काफी मात्रा में है, लोग हमें दान में भी देते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नेताजी में विश्वास रखते हैं, तो वो नेताजी के द्वारा बनाया गया जो रुपया है उसे एक्सेप्ट भी कर लेंगे। ये जो करेंसी है ये कुछ नहीं है, विश्वास के ऊपर चलती है। भाई लोगों का विश्वास अगर आज आपके ऊपर है तो आप जो एक करेंसी निकालेंगे, जितने लोगों का आपके ऊपर विश्वास है उनके बीच में आप एक्सचेंज करवा सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। तो जो किसान थे या जो लोग थे जो कुछ करना चाहते थे, उनका नेताजी के ऊपर विश्वास था, और जो सेना थी उसे खाना खाना था, और किसान थे उनको पेमेंट करवानी थी। तो उनके लिए उन्होंने करेंसी निकाल दी भाई। अपनी सेना ने भरपूर बढ़िया खाना खाया, लड़ाई लड़ी फिर, ठीक है ना। तो है कि भाई लड़ना है तो सिस्टम से लड़ो, ऐसे ही थोड़ी लड़ना है। तो सारी बात उस चीज की है कि इसलिए उन्होंने अपना पैसा भी बनाया था, तो फिर उसमें वृद्धि भी हो गई, उनकी सेना में और वृद्धि हुई, और बड़े लोग, और हथियारों की कोई कमी नहीं, ठीक है। तो उस चीज से उन्होंने इस चीज का अपना डेवलपमेंट किया, अपनी सेना का पूरा। तो यही एक उनके बीच में जो बताया जाता है कि भाई हिटलर उनसे मिले थे, तो यही एक बात हो सकती है जो, क्योंकि नेताजी के बाद वो उसके बाद जाके फिर सीधा रासबिहारी बोस जी से ही मिले थे, ठीक है। तो वहां से एक कह सकते हैं कि भाई उनके बीच में ये वार्तालाप हुआ हो इस बारे में।
अभी कुछ साल पहले मैंने देखा था एक वीडियो जिसमें श्री रवि कुहाड़ जी बोल रहे थे कि 2014 में ही उन्होंने बताया था कि ये लोग एक नया वायरस लाने वाले हैं 5-6 सालों में। तो वो देखकर मैं बहुत प्रभावित हो गया था कि उनको वो 2014 में भी पता था कि एक वायरस आने वाला है जिससे सारी दुनिया प्रभावित होगी, और ये एक ट्रायल वायरस था। तो इसके बारे में कुछ बताएं। जी जी। रवि कुहाड़ वही हैं जिन्होंने बैंकों का मायाजाल किताब लिखी। जी। तो उन्होंने ही ये बात कहा, हमारी भी काफी पहले से उनसे बातचीत होती थी, तो उन्होंने ये बात काफी पहले बता दी थी कि भाई क्योंकि ये हम लगातार बहुत सारी ऐसी डॉक्यूमेंट्री है, बहुत सारी है, जो लोग इनकी पूरी षड्यंत्र को समझ चुके हैं, इन लोगों के, कि ये लोग असलियत में चाहते क्या है। तो जब आपको ये पता लग जाता है कि भाई इस व्यक्ति का ये लक्ष्य है, मान लीजिए आपके सामने एक व्यक्ति खड़ा हुआ है और उस व्यक्ति का लक्ष्य आपको पता लग गया है कि ये सामने वाले पेड़ तक जाना चाहता है चल के, ठीक है। तो अब आपको रास्ता दिखाई दे रहा है कि भाई इसके बीच में एक रास्ता है, एक थोड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ है, कुछ है, तो ये इस पत्थर को लांग के जाएगा, ऐसे करेगा ऐसे करेगा। आपको उसके बीच के रास्ते की बातें पता लग गई है, आपने अंदाजा लगाया कि भाई ये जाएगा तो इस पत्थर को इतना लांघेगा, इतना पैर उठाएगा, और इतने पत्थर में, इतना पैर उठाने में इसका पत्थर लग जाएगा, और इतनी देर में ये वहां तक पहुंच जाएगा पेड़ तक। आपका अनुमान 80-90% तक तो सही हो ही सकता है, ठीक है। तो जब आपको किसी का लक्ष्य पता लग जाता है तो आपको रास्ता भी पता लग जाता है। तो उसके अंदर ये जो बातें हैं कि भाई एक वायरस लेके आना, उस वायरस के माध्यम से लोगों को खत्म करना, ठीक है, और उस खत्म करने से अलग भी बहुत सारी चीजें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर इतना काम करना, आपके शरीर के अंदर चिप लगा देना, ठीक है, ये सारी बातें बहुत पहले से, आज से 5-6 साल पहले से हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो बात, इसलिए वो बात आपने जो वीडियो देखी उसके अंदर ये बात निकल के आई कि भाई ये लोग आज से इतने साल बाद, वो एक, भाई वो उन्होंने 5 से 7 साल बोला और उसके आसपास ही वो हुआ, ठीक, ये काम 5 साल के अंदर अंदर हो गया ये चीज। तो आप इतना अंदाजा तो लगा ही सकते हैं कि ये लोग इतने समय में ये काम करेंगे, ठीक है। अब चिप वो लगाने वाले हैं कुछ समय बाद, तो आपके पास बहुत ज्यादा समय नहीं है चीजों को बचाने के लिए, मुश्किल से मुश्किल 10 साल, ठीक है। मुश्किल से मुश्किल, मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, ठीक है, 10 साल आपके पास एक है कि अगर भारतीय संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारी परंपरा अगर कुछ बच सकती है, हमारा जो अपना है स्वदेशी, जैसे कहते हैं ना भाई स्वतंत्र, हमारा जो हमारे द्वारा जो बनाया गया जो तंत्र है, अगर उसको बचा के अगर कुछ उससे कुछ निर्माण करना है तो वो इन्हीं सालों के अंदर हो सकता है। उसको बचाने की एक कोशिश उसी साल में हो सकती है, इन्हीं सालों में। उससे बाद में अगर आप कोशिश करोगे तो बचाने के लिए कुछ बचेगा नहीं, वो इतने ताकतवर हो जाएंगे कि फिर हम लोग ऐसे बात नहीं कर सकते, हम कुछ भी नहीं कर सकते, हर चीज उनकी नजर में है फिर। शिवांग भाई, एक बात समझ में आती है कि जिस प्रकार से उन लोगों ने हम लोगों को पैसे के थ्रू एक आर्थिक गुलाम बना कर रखा है, और हम लोगों को आज तक समझ में नहीं आया कि हम लोग यही समझते थे कि हम लोग तो आज़ाद हो गए हैं, आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं ऐसे सारी दुनिया में, लेकिन पूरी दुनिया में वो हुकूमत कर रहे हैं। लेकिन आज आपने वो थ्योरेटिकली उसको बता दिया कि कैसे हम लोग आर्थिक गुलाम है 50 साल बाद। वो 50 साल बाद हम लोगों को पता चला, उससे पहले नहीं था, जबकि वो पहले से कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि उनका प्लान बी और सी भी तैयार होगा कि जैसे इन लोगों को ये वाली चीज़ें पता चल जाएगी तो हम अगले प्लान बी में काम करेंगे, कि जब हम लोग सोचना बंद कर देते तो वो सोचना शुरू कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स और भी इंटरनेट, टेक्निकली अब हम लोगों को कंट्रोल कर रहे हैं वो धीरे धीरे। नहीं, पूरा तो नहीं। देखिए, अगर पूरा कंट्रोल होता ना दुनिया के ऊपर तो आप और मैं से बात भी ना कर पा रहे होते, आप समझ रहे हो गणेश भाई। अभी भी उन लोगों का पूरा कंट्रोल नहीं है पूरी दुनिया के ऊपर, अभी भी बहुत सारी चीजें उनसे छूटी हुई है, इसीलिए तो प्रयासरत है वो, इसीलिए तो प्रयासरत है कंट्रोल करने के लिए। अगर कंट्रोल में हो गया होता तो प्रयासरत भी ना होते, आप और मैं बात भी ना कर रहे होते। जहां हमने इस बारे में चिंतन भी किया होता वहां हमें पकड़ लिया गया होता, ठीक है। अभी बहुत चीजें उनके कंट्रोल में नहीं है, इंटरनेट पूरा उनके कंट्रोल में नहीं है। इंटरनेट पे जो कंपनियां बनी हुई है, भाई इंटरनेट तो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, आप उसमें अपनी चीज भी तो डाल सकते हो, अपने सर्वर पे कुछ भी अपलोड कर सकते हो आप, ठीक है। बात है कि इंटरनेट पे जो कंपनी है जैसे यूट्यूब है, गूगल है, वो उनके कंट्रोल में,
ठीक है, तो इंटरनेट संपूर्ण उनके कंट्रोल में नहीं है, तो आप अपना प्रचार भी कर सकते हो, आप बहुत सारी चीजें निकाल भी सकते हो। इसीलिए अभी समय है कुछ करने का। आप प्रचार करके काम के लोगों को निकाल के उनसे संगठन बना के एक बड़ी लड़ाई की हम शुरुआत कर सकते हैं। अभी हो सकता है काम, आगे चल के नहीं हो पाएगा। इसीलिए बात है कि उन लोगों को समाज में से निकालना जो सच में कुछ करना चाहते हैं। ठीक है, जो सिर्फ वीडियो नहीं बना रहे, सिर्फ यूट्यूब के ऊपर ये नहीं है कि सिर्फ वीडियो ही बना रहे हैं सिर्फ, है ना, ऐसे। शिवांग जी, बहुत सारे लोग हैं जो आपकी पुस्तक बैंकों का मायाजाल पढ़ चुके हैं या फिर उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, तो उनको बहुत ही अचंभा टाइप का होता है कि हम लोग आज भी आर्थिक गुलामी में हैं। लेकिन वो समझ नहीं पाते कि अब हम क्या करें, इसके लिए कैसे बाहर निकला जाए, क्योंकि जानकारी तो आप लोग दे ही रहे हैं और वो बहुत ही तथ्यपूर्ण जानकारी है। लेकिन वो क्या करें, ये मन में क्वेश्चन सबके आता है कि हम क्या करें, किससे उभर पाएं, हम तो बहुत छोटे स्तर के हैं। तो लोग क्या करें, इसके लिए कैसे उभरें, क्या कहना चाहेंगे आप? इसके अंदर देखिए, जैसे हमने एक वेबसाइट अपनी बनाई है अभी, ठीक है, उस वेबसाइट पे जो लोग रजिस्टर करते हैं उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समय देना चाहते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो अपना आर्थिक रूप से योगदान करना चाहते हैं। तो अभी ये है कि भाई एक अर्थव्यवस्था इतनी बने, ठीक है, लोग अभी दान देते हैं, हमें काफी लोग दान दे रहे हैं, लेकिन वो दान उतनी मात्रा में नहीं है कि हम कुछ कर पाए। ठीक है, क्योंकि आप देखिए तो भाई आपको एक पहिया जैसे होता है ना, पहिए को घुमाने के लिए जो एक शुरुआत में फोर्स चाहिए, एक जो जान चाहिए, है ना, एनर्जी चाहिए आपको, ठीक है, वो एक जो एक साथ जो एनर्जी चाहिए उसकी अभी कमी है हमारे पास। ठीक है, अगर वो एक बार चक्का चल गया तो फिर उसको चलने में उतनी एनर्जी नहीं चाहिए जितनी उसे शुरू करने में चाहिए। तो शुरू करने में आपको एक जो आर्थिक रूप से एक ताकत चाहिए वो अभी फिलहाल नहीं हो पा रही है। इसीलिए हम में से हमारे पास जो भी कुछ समय देने वाले लोग भी जो जुड़ते हैं, हम उनको दिल्ली बुला नहीं पाते, हम उनको ज्यादा कुछ काम नहीं दे पाते इस वजह से, है ना। लेकिन अभी हम लोग एक एप्लीकेशन बनवा रहे हैं, अपनी ऐप बनवा रहे हैं। तो ऐप बनने के बाद फिर एक बहुत अच्छा ये काम हो सकता है कि उस ऐप के माध्यम से हम संगठन का निर्माण करें। उस क्योंकि देखिए यूट्यूब है, कोई भी प्लेटफॉर्म है, उसमें से वीडियो डिलीट होने का काफी वो है कि भाई डिलीट कर दे या चैनल ही हटा दे। तो आपके पास अपना एक ऑल्टरनेटिव एक होना चाहिए। आपके पास अगर अपनी एप्लीकेशन है तो आप अपना विचार रख सकते हो, कम विचार तो पहुंचा सकते हो, उससे ही लोग जुड़ेंगे। तो उसको कर रहे हैं और उसके माध्यम से लोग, अगर उसको काफी लोग हैं जुड़े हुए जो कह रहे हैं कि भाई हम लोग घूम घूम के उसका हम लोग प्रचार करेंगे और उसको लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को डाउनलोड करवाएंगे उसको एप्लीकेशन को। तो वो एक कार्यक्रम है जो हम शुरू कर सकते हैं कुछ समय बाद। बस वो बन जाए एक बार तो उसके बाद हम ये कार्यक्रम फिर शुरू करते हैं कि उसको डाउनलोड करें और फिर उसके बाद हम लोग देश भर में शिविर करें 2-2 दिन के। तो शिविर में यही कि भाई जो नौजवान है या जो भी जुड़े हुए हैं उनके साथ 1 या 2 दिन की एक बार मीटिंग, जिससे कि जिला स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे संगठन का निर्माण शुरू हो जाए। लोग उठने बैठने लगे, लोग साथ में आने लगे, लोग इस विचार पे बैठने लगे कि भाई देश में परिवर्तन होना है तो इस विचार पे हमें करना चाहिए। तो उस चीज का भी हम लोग शुरुआत करेंगे। बस ये है कि वहां तक उस प्रक्रिया में धीरे धीरे हम लोग चल रहे हैं, उसमें बढ़ रहे हैं आगे ना। ये नहीं है कि भाई हम लोग सिर्फ वीडियो बना रहे हैं, हम वहां तक करना चाह रहे हैं, इसलिए हमें आर्थिक रूप से मदद भी चाहिए। अगर हमें सिर्फ वीडियो ही बनानी होती तो हमें कोई बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है आर्थिक रूप से, है ना, बहुत ज्यादा कोई आवश्यकता नहीं है। यूट्यूब पे आप वीडियो बना सकते हो वैसे भी, भाई एक कंप्यूटर है आपके पास, कैमरा है, फोन है, आप रिकॉर्ड करके डाल दो, अपलोड कर दो, कोई ज्यादा उसके लिए दिक्कत नहीं है। बात है कि आपको अगर देश में से क्रांतिकारी निकालने हैं, आपको पेशेवर क्रांतिकारी निकालने हैं, तो उसके लिए एक आपको सिस्टम की जरूरत है, उसके लिए आपको अर्थव्यवस्था की भी जरूरत है। उनको टिकाना पड़ेगा, उनको आपको देश भर में वो घूमेंगे, वैचारिक रूप से तैयार होंगे बड़ी लड़ाई के लिए, तो उसके लिए आपको टिकाना है। पैसे की व्यवस्था को हराने के लिए आपको अभी पैसा चाहिए, है ना, क्योंकि वही एक मीडियम है ना। आज वो समाज तो है नहीं कि हम लोग किसी के घर के बाहर जाएं और भिक्षामदेही करें तो हमें भिक्षा मिल जाएगी। ठीक है, वो समाज का मानस तो नहीं है ना अभी फिलहाल। ठीक है, वो उस समाज को तो तोड़ दिया गया पूरी तरीके से कि भाई बहुत सारे ऐसे लोग थे हमारे समाज में जो भिक्षा के ऊपर ही जीवित रहते थे, लेकिन आज उस समाज को तोड़ दिया गया पूरी तरीके से। ठीक है, लोगों के दान का प्रवाह कुछ और कहीं और बदल गया है अब। दान का प्रवाह उन लोगों के लिए नहीं रहा जो कभी समाज के बारे में सोचा करते थे। आज जो लोग समाज के बारे में सोच रहे हैं उनके लिए दान का प्रवाह अभी नहीं हो पा रहा है।
वो बदलेगा, पूरी उम्मीद है। हम लोग जब अपना पूरा विचार रखेंगे लोगों के सामने तो दान का प्रवाह भी बदलेगा। सुनने में आया था बाबा रामदेव भी आपके ही विचारों का कुछ समय समर्थन किए थे, कई शिविरों में बोले थे, लेकिन बाद में वो डिनाय हो गए। और आपने अपनी पुस्तक में बताया था कि किस तरीके से जो इस व्यवस्था के खिलाफ बोलता है तो उसको या तो मार दिया जाता है, चुप करा दिया जाता है। तो बाबा जी। रामदेव और जो भी बड़े लोग हैं तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहते देख नहीं, कारण देखिए कई होते हैं। अब रामदेव बाबा है तो भाई उसके कई कारण हो सकते हैं। कि ये हो सकता है कि भाई या तो बातचीत हो गई हो कुछ, भाई पीछे से आप उसे धमकी मान लीजिए, धमकी आती है कि भाई छोड़ दो ये काम, हट जाओ पीछे। तो भाई व्यक्ति अगर डर जाता है तो हट जाता है। तो वही है भाई, लीडरशिप लेनी है, लोगों को सामने लेके आना है, लड़ाई लड़नी है, तो उसके लिए हिम्मत भी तो चाहिए ना। बुद्धिमानी के साथ साथ हिम्मत भी चाहिए। तो दोनों में से एक चीज की कमी है, डर गए भाई। पीछे से आया तो डर गए, पीछे हट गए, बात नहीं कर रहे। कभी इस बार में पूरी बात रखी थी कि भाई दुनिया के अंदर जो ये पूरी व्यवस्था है उन लोगों ने खड़ी करी है, इसका मतलब समझ रहे हैं ना उस बात को, इसका मतलब समझ रहे हैं, जो उनके दिमाग में है। उन्होंने किताब पढ़ी थी, वो जो बात उन्होंने बोली भी वो पहले किताब पढ़ी थी, उसके बाद ये बात बोली थी। हमारे जानने में कुछ लोग हैं जिन्होंने जिन्होंने उनको वो किताब दी थी, तो उन्होंने पढ़ के ये बात बोली थी, इसका मतलब जानते हैं ना वो बात। तो लेकिन कुछ करना नहीं चाहते, तो करना क्यों नहीं चाहते? तो अब बिजनेस में ही बात करते रहते हैं बस। वो व्यापार से देश विश्व गुरु नहीं बना था ना हमारा। हमारा देश ये अपना ऐसे और सामान बेचने का भी तरीका उनका विदेशी है भाई। जब तक चीज बिक रही है विदेशी मुद्रा में, हम मुद्रावारी नहीं है ना। मुद्रा का जो तंत्र है, पैसे का जो तंत्र है, वो परतंत्र है, स्वतंत्र नहीं है वो। ठीक है, वो परतंत्र है, वो ब्याज आधारित व्यवस्था है। ब्याज आधारित व्यवस्था भारत की व्यवस्था नहीं है। तो आप अपना स्वदेशी कुछ भी बना लो, वो बेचना तो आपको उसी परतंत्र की गुलामी के पैसे में ना। भाई आप अपना 1200, 1300, 1400, 1500 रुपए किलो का देसी गाय का घी बना लो, उसे खाएगा कौन? उसे खाएगा वो पैसे वाला व्यक्ति जो इस व्यवस्था को ताकतवर करने में लगा हुआ है। ठीक है, इस अधर्म की व्यवस्था को ताकतवर करने में जो लगा हुआ है, आपने उसको पोषित कर दिया। सही है। देसी चीजों को लोकल करना है तो सबसे पहले पैसे को लोकल करना पड़ेगा, वो तो अभी विदेशी जब है, विदेश के कंट्रोल में पैसा है। विदेशी है तो आप उसमें कैसे उम्मीद कर लोगे कि भाई देसी गाय बच जाएगी या फिर इस चीज को बेचने से हो जाएगा? उससे उससे बात नहीं है भैया। है बीज संरक्षण एक काम है, ठीक है, बीज संरक्षण में बहुत चीजें आ जाती है। देसी गाय को बचाना, देसी हमारे बीज है जो खेती के, वो बीज बचाना। लेकिन उसके साथ साथ एक प्रमुख काम ये है कि वो बीज खत्म क्यों हुआ, उसके ऊपर चिंतन करके उसके लिए लड़ाई में लगना। ठीक है, सिर्फ वही काम नहीं करना। भाई गौशाला खोल लिया, खोल लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बात है कि ये काम भी तो करना है ना फिर, कि भाई गाय क्यों खत्म हो रही है, उस पर भी तो बातचीत होनी है ना। तो बात वहां तक है कि तब तक वो चीज स्वदेशी नहीं हो सकती। तो रामदेव बाबा क्या आप बिजनेस में है ना, बिजनेस ही तो कर रहे हैं, समाज में परिवर्तन की बात तो नहीं कर रहे। परिवर्तन की बात तो नहीं कर रहे, वो कह रहे बिजनेस से ही परिवर्तन आ जाएगा, नहीं आया ना भाई। क्या देसी बिजनेसमैन खत्म हो गए थे? हमारे बहुत बहुत सारे हैं देश में, अंबानी अडानी के विदेशी है भाई। ठीक है, तो वो तो यही बिजनेस कर रहे हैं ना, कोई बहुत बड़ी चीज थोड़ी ना है। बिजनेस तो हो रहा है लेकिन देश में परिवर्तन नहीं आया ना। देश तो और एक केंद्रीकरण हो रहा है, उनके पास ताकत ज्यादा जा रही है समाज में से निकल के। ठीक है, तो दिक्कत ये है, इसलिए नहीं आ रहे चाह रहे साथ में। तो इसलिए बहुत ज्यादा आप उम्मीद भी नहीं कर सकते किसी से, आपको खुद ही निकलना पड़ेगा। ठीक है, कि भाई शायद वो कर देगा परिवर्तन, शायद वो कर देगा, वो समाज में बहुत प्रतिष्ठित है, शायद ये लोग कर देंगे। उससे नहीं हो पाएगा भाई। नहीं करना चाह रहे तो क्या करें फिर बताओ? भाई किसी के पास बुद्धि नहीं है, किसी को समझ नहीं है इस व्यवस्था की, और कोई ऐसा है जिसको समझ है करना नहीं चाहता। ठीक है, तो फिर आपको ही तो करना पड़ेगा, है ना। तो यही बात है गणेश भाई। जी जी। जी जी। जी जी। संदेश तो देखिए यही है कि भाई विचार को समझिए। एक किताब है बैंकों का मायाजाल, उसे पढ़िए,
क्योंकि वही हमारा विचार है, वही कह सकते हैं पढ़ने के लिए। और मैं आपको ये तो नहीं कह सकता कि हिंदुस्तान टाइम्स अखबार पढ़ो या टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार पढ़ो, यही कह सकते हैं कि भाई किताब पढ़ो। अब लोग सोचते हैं कि बेच रहे हो, बेचने की बात क्या है, बात ये है कि विचार वही है हमारा। ठीक है, तो भाई किताब पढ़ो, किताब पढ़ के आपको समझ आए तो हमारे साथ जुड़ने की प्रक्रिया में आओ और रजिस्टर करो बैंकजाल.com पर जाकर कि भाई मैं ये काम कर सकता हूँ। अपना अपनी कार्यप्रणाली बता दो कि भाई मैं इस क्षेत्र में हूँ और मैं ये आपकी इस तरीके से मदद कर सकता हूँ, मैं आर्थिक रूप से कर सकता हूँ या अपना समय दे सकता हूँ। उस पर जाके स्पष्ट करो। उसके बाद हम जैसे भी प्रक्रिया बनेगी, जितनी भी व्यवस्था बनेगी, आपको उस प्रकार से काम बता देंगे फिर भाई कि आप ये कर लीजिए, आपके अंदर ये काबिलियत है तो आप ये काम करिए। इसी प्रकार से संगठन बना सकते हैं देश के अंदर। तो यही एक संदेश देना चाहूंगा कि भाई पहली बात तो है विचार को समझो, इस चीज लड़ाई को समझो क्या है ना। और ये जो मीडिया दिखा रही है आपको टीवी के ऊपर, जो सरकार आपको कह रही है, जरूरी नहीं कि वो सही हो। कुछ चीजें सही हो सकती है, सब कुछ सही नहीं है, बहुत चीजें गलत है। ठीक है, सरकार, हाँ, वो उसका काम ही ये है कि आपको भ्रम में रखा जाए। सरकार का, मीडिया का अभी फिलहाल यही काम है कि आपको भ्रम में रखा जाए, ये बातें ना जानने दिया जाए। ठीक है, किसी एक मीडिया, किसी एक पार्टी का आप झंडा उठा के चले, या वो यही चाहते ही है। सत्य इनसे कहीं बीच में है। ठीक है, इन सारी बातों के कहीं बीच में सत्य है, तो उसको खोजने के काम में लगना है। और सत्य को जो लोग खोज रहे हैं उनको पोषित कर रहे हैं कुछ लोग ये जिम्मेदारी ले कि भाई जो लोग सत्य को खोजने के काम में लगे उनको हम पोषित करेंगे, हम जिम्मेदारी लेते हैं उनकी। तो यही दो तरीके के काम है। ये इन्हीं दो कामों में लोग अपनी जिम्मेदारी उठा ले और आगे आए इसमें और जुड़े। ठीक है शिवांग भाई, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। ठीक है, बहुत बहुत ठीक है धन्यवाद गणेश भाई, आपको। करते हैं अगली बार बात फिर। नमस्कार। जी जी जी, ठीक है जी, नमस्कार।